गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर का हमारा सेशन। और आज है 25 मई। तो 25 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है 25 मई और 25 मई से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माउंट नायरागोंग ज्वालामुखी में, ये जो ज्वालामुखी है ये 2 दशकों के बाद फटा है। यह किस देश में स्थित है? माउंट नायरागोंगा ज्वालामुखी इसका नाम है। कई जगह पर आपको नायरागोंगे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये दूसरी भाषा है इसलिए नाम थोड़ा बदल जाता है। तो माउंट नायरागोंगा ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद फटा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लगभग बहुत लंबा समय हो गया था कि ये शांत था, इसमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ था। लेकिन अभी अचानक से इसमें उद्गार हुआ है, जिससे वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा क्षति देखने को मिली है। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस ज्वालामुखी में भारतीय सैनिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये जो ज्वालामुखी है वो कॉन्गो में स्थित है। ये कॉन्गो में स्थित है ज्वालामुखी, और कॉन्गो जो है एक अफ्रीकी देश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका में भी कॉन्गो में स्थित है। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो हमारी भारतीय सेना इससे कैसे संबद्ध हुई, तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के तहत यहाँ पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात थी, जिसने मदद करी है और बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने का प्रयास किया है। वहाँ के लोगों को बचाने का प्रयास किया है। लोगों के जो सामान थे या जो उनका धन था, जो कुछ भी उनके हिसाब से था, उसको भी बचाने का प्रयास किया है। तो भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि ये जो माउंट नायरागोंगा है ये विरुंगा पर्वत में स्थित है, विरुंगा पर्वत का पार्ट है। और फिर इसमें भी यहाँ पर एक विरुंगा नेशनल पार्क पड़ता है जिसमें ये स्थित है। विरुंगा नेशनल पार्क में ये स्थित है माउंट नायरागोंगा, और ये एक ज्वालामुखी है जो लास्ट टाइम 2002 में फटा था और उसके बाद अब 2021 में। तो 2 दशकों के बाद हमें ये देखने को मिला है कि इसमें उद्गार हुआ है। और ये जो स्थित है वो कॉन्गो के भी गोमा शहर में स्थित है। कॉन्गो के गोमा शहर में हमें ये देखने को मिलता है। कॉन्गो की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है किंशासा और मुद्रा है सीडीएफ फ्रैंक। कॉन्गो की जो कैपिटल है वो है किंशासा और मुद्रा है सीडीएफ फ्रैंक। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। माउंट नायरागोंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कॉन्गो में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप जारी किया है? तो एक ये ई कमेटी थी इसकी जिसने ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप्स में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी कार्यवाही हैं अब आपको उसके लिए दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल में उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। जो वकील है वो यहाँ से बहुत सारे केसेस की स्टडी कर सकते हैं। और आप भी यदि किसी केस की कोई डेट जानना चाहते हैं या आपका स्वयं का कोई केस चल रहा है तो आपका केस कब है, कब उसकी तारीख लगी है, कौन से न्यायालय में उसकी तारीख लगी है, ये सभी बातों का अवलोकन आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और वो भी घर बैठे, क्योंकि ये एक मोबाइल ऐप है और आपके मोबाइल में अब सब कुछ है। तो अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि ऐसा काम होगा कैसे। तो आपने एक ऐड भी देखा होगा, गूगल का टीवी पे ऐड आता है कि एक बार वॉइस सर्च करके तो देखिए, तो उसमें वही है कि आप एक बार पूछ कर को तो देखिए, तो आपको सब कुछ अपने फ़ोन के अंदर मिल सकता है। इवन मैं अपनी बात करूँ तो अभी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पता करनी थी। मेरी सिस्टर का छोटा बेबी हुआ है तो उनके वहाँ एक ईयर पियर्सिंग कराने का था, रिवाज था। तो जिसकी वजह से उस ईयर पियर्सिंग, अब हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में ईयर पियर्सिंग करने के लिए हम किसे बुलाएंगे, क्योंकि हम तो किसी को जानते नहीं हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑनलाइन ईयर पियर्सिंग के लिए एक व्यक्ति मुझे मिल गया, वो भी ऑनलाइन। सो आप देखिए कि मोबाइल में कुछ भी मिल सकता है। ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ है। आप भी अपने मोबाइल में सर्च करते रहा करिए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक ई कमेटी द्वारा विकसित ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप है, जिसपे आपको हर तरीके की वकीलों से रिलेटेड या फिर कोर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी, और सिर्फ आपको ही नहीं, यहाँ के वकीलों को भी हर तरीके की जानकारी उपलब्ध
हो जाएगी। और ये जो ऐप है ये जारी किया गया है 14 भाषाओं में। इसमें 14 भाषाएं होंगी, भारत से रिलेटेड 14 भाषाओं में ये ऐप जारी किया गया है। इसके बारे में अगर हम जानें तो ये 14 भाषाएं कौन सी हैं, ये है अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। अंग्रेज़ी भाषा में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी भाषा में है, मलयालम में है। इसके साथ साथ हमें असम, उड़िया, खासी और कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में, नेपाली भाषा में, बंगाली और गुजराती भाषा में और इसके साथ साथ पंजाबी भाषा में देखने को मिलता है। तो ये सारी ये 14 भाषाएं हैं जिनमें हमें ये ऐप देखने को मिलेगा। लगभग भारत की सभी भाषाओं को कवर किया गया है हर कोने से, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसके माध्यम से सभी को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। अब तक इस ऐप को 57 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो 57 लाख इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि वर्तमान में ये जो ऐप है ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके इस ऐप से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं आप एक बार स्वयं उनका अवलोकन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार विजेता तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है। देखिए, खेल में जो व्यक्ति चर्चा में रहता है, चाहे उसे वित्तीय सहायता दी गई हो या उसने कोई मेडल जीता हो या वो कोई परीक्षा में जीता हो या कोई पदक जीता हो, ऐसे चर्चा में रहे वाले व्यक्ति जो है उनको अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। खिलाड़ी बहुत पुराने नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर खेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो हाल फिलहाल के क्वेश्चन से ही बनता है। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता ये तेजस्विनी बाई हैं, इनको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता खेल मंत्रालय की तरफ से दी गई है और ये किस खेल से संबंधित है। तो ये एक कबड्डी प्लेयर है, ये एक महिला कबड्डी प्लेयर है तेजस्विनी बाई, इनको 2 लाख रुपए दिए गए हैं। इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो 2010 और 2014 के एशियाई जो खेल हुए थे उसमें गोल्ड मेडल विजेता जो कबड्डी महिला कबड्डी टीम थी उसमें ये सदस्य थी। मतलब जो महिला कबड्डी टीम थी जिसने 2010 और 2014 के एशियाई खेलों में पुरस्कार प्राप्त किया था या गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, उसमें ये उसका पार्ट थी। 2011 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला ये खेल जीतने के बाद। और खेल मंत्री की बात करें तो किरण रिजिजू जी इस समय वर्तमान में खेल मंत्री हो जाते हैं, तो जिनके द्वारा ये सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये सहायता उपलब्ध किसके द्वारा कराई गई, तो किरण रिजिजू इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट में रखिए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये इसके पूर्व अध्यक्ष रहे थे, ज़्यादा पुराने अध्यक्ष भी नहीं थे और श्री कुमार बनर्जी जी इनका निधन हो गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपसे पूछी जा रही है कि कब हुई है। अब मैंने तो क्वेश्चन ऐसा बनाया है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि ये जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे ये कौन से वे पूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो इनका जो स्थान था ये 9वें पूर्व अध्यक्ष रहे थे, 9वें नंबर के ये अध्यक्ष रहे थे। 2012 में इनका कार्यकाल रहा था। और अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो 2012 में ये अध्यक्ष रहे थे जिनका नाम है श्री कुमार बनर्जी जी और 2005 में इनको पद्मश्री मिला था। जबकि हम बात करें 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 10 अगस्त 1948 को स्थापना हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग चर्चा में रहा है। तो कमलेश नीलकंठ व्यास आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज, लगभग विश्व की बहुत सारी कंट्रीज ये जो दिवस है इसे सेलिब्रेट करती हैं। 24 मई के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कि इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 24 मई 1819 की बात है कि इसी दिन महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था।
तो उनके जन्म की जयंती के रूप में इस राष्ट्रमंडल दिवस को मनाया जाता है। पहले इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में 1958 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसे राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इस बार के विषय की बात करें, 2021 में इस दिवस का विषय क्या रहा, थीम क्या था, तो थीम था एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। एक सामान्य भविष्य प्रदान करना इस वर्ष का इसका थीम था। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की बात करें तो 54 देश जो हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन से देश होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, जो ब्रिटेन के उपनिवेश बने रहे, वो इस राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं। लेकिन वो इस राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। भारत भी जब चाहे वो इस राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य से बाहर आ सकता है या फिर इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो इसकी सदस्यता बनाए रखने के लिए आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। आप उपनिवेश यदि रहे भी हैं और फिर भी आप राष्ट्रमंडल का पार्ट नहीं बनना चाहते तो आप इससे बाहर हो सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल ये जो राष्ट्र है ये है 54 देश। 1931 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय है इसका लंदन में, क्योंकि ये ब्रिटेन से रिलेटेड है तो लंदन में इसका मुख्यालय हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, चीन ने एकाधिकार कानून तोड़ने के लिए किस पर फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये पिछले माह इसने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद चाइना ने इस पर नियमों के उल्लंघन के कारण, जो कि इसका नियम था एकाधिकार कानून, इसे तोड़ने के कारण 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये कौन सी कंपनी है, आपको आंसर करना है। तो जिस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है ये कंपनी है अलीबाबा कंपनी। यही तो चाइना की कंपनी है, तो चाइना अपनी ही कंपनी पर तो जुर्माना लगा सकता है, बाहरी कंपनियों पर तो नहीं, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया की है, अमेजन की बात करें तो अमेरिका की है। तो अलीबाबा कंपनी पर चाइना ने लगाया है एकाधिकार कानून तोड़ने का। फाइनेंशियल टेक कंपनी है ये, 20,414 करोड़ रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, तो काफी बड़ा जुर्माना है। और अलीबाबा की अगर हम बात करें तो ये चाइना की कंपनी है। ये मोबाइल्स वगैरह डेवलप करने का या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे काम है जिनको करने का प्लान इनका रहता है। इससे रिलेटेड एक तैरता हुआ शॉप कह सकते हैं या शोरूम कह सकते हैं, वो भी कहीं पर खोला गया था, शायद सिंगापुर में खोला गया था। तो अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है। जैक मा इसके संस्थापक बताए जाते हैं। इसके जो संस्थापक है उनका नाम है जैक मा, तो ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के सेंस में, क्योंकि ये एशिया से रिलेटेड बात हो रही है और एशिया में भारत का ही वो व्यक्ति है जो दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स कंपनी है ये जो इंडेक्स जारी करती है, और इसने जो इंडेक्स जारी की है, अभी आप सोच रहे होंगे कि दूसरे व्यक्ति पर इतना फोकस क्यों किया गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पहले नंबर पर जो व्यक्ति है वो तो पहले नंबर पर हमेशा से था भारत का व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं इन्होंने चाइना के एक व्यक्ति को पछाड़ करके ये पोजीशन प्राप्त की है। तो इनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी जी फिलहाल एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, जो कि पहले से ही इस स्थान पर थे, और अब जो है गौतम अडानी जी इस नंबर पर यहाँ पर आ गए हैं। और जिनको इन्होंने हराया है, मतलब कह सकते हैं जिनको पछाड़ करके ये आए हैं, उनका वो है चाइना के झोंग शानशान। ये पहले एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन इनको पीछे छोड़कर गौतम अडानी जी अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं 66.5 बिलियन डॉलर के साथ में। ये इनकी राशि है जिसके साथ में ये इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है, इनकी कुछ 77 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स इनकी संपत्ति है, जबकि इनकी 66.5 बिलियन डॉलर के आसपास हमें देखने को मिलती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका दौरे हेतु किसे भारतीय टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर कोच बदला गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ श्रीलंका के दौरे के लिए ये जो कोच है भारतीय टीम का उसको बदला गया है, क्योंकि जो मुख्य कोच है रवि शास्त्री जी वो विराट कोहली के साथ गए हुए हैं
इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम का मैच होने जा रहा है, जहां पर रवि शास्त्री जी तो विराट कोहली के साथ चले गए। अब इस भारतीय टीम के साथ किसे कोच के रूप में भेजा जाए, तो यहाँ पर भेजा गया है राहुल द्रविड़ जी को। भारतीय क्रिकेटर है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं हमारी क्रिकेट टीम के, इसके साथ साथ में ये राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के भी प्रमुख रहे हैं। तो इनको भेजा गया है राहुल द्रविड़। अगर आप पहले मैच देखते होंगे तो इनसे भली भांति परिचित होंगे। इनको भेजा गया है श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का प्रमुख कोच बना करके। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके बारे में अगर हम जानना चाहें, ये जो राहुल द्रविड़ जी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, बैट्समैन हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के ये प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये सारी बातें इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ किया है। अब रशिया ने किस देश के साथ मिलकर ऐसा किया है, सबसे बड़ी अपनी परमाणु ऊर्जा परियोजना ये लॉन्च करने जा रहा है इस देश के साथ में मिलके। तो ये देश है चाइना। रशिया और चाइना यहाँ पर समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं परमाणु ऊर्जा परियोजना हेतु। तो यहाँ पर इनके बीच में समझौता हुआ है। आगे हम जानते हैं चीन और मॉस्को के दो शहर, यहाँ पर 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। चाइना और मॉस्को, यहाँ पर इनके 2 शहरों में 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, जो कि बिजली उत्पादन का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार बिजली की भी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए तरह तरह के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। लेकिन इनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो इनका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है वो बहुत ही दुष्प्रभावी होता है और जिसके कारण वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो फिलहाल हमें देखने को ये मिल रहा है कि चाइना और रशिया मिलकर के 4 उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के नियम को अधिसूचित किया है। अब ये नियम एक बनाया गया है और इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए ये एक नियम बनाया गया है। FDI अब जो है 49% से बढ़कर कितना कराया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो FDI की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हिंदी में भी बात कर लेते हैं, तो 49% पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो बीमा क्षेत्रों में अब 74% का FDI हमें देखने को मिल सकता है कि 74% तक निवेश किया जा सकता है, विदेशी निवेश। अब यहाँ पर जो अधिनियम है, भारतीय बीमा कंपनियों के विदेशी निवेश संशोधन नियम 2021 के तहत ये एक नया एक्ट लाया गया है, ये संशोधित करके 2021, और जो संशोधन किया गया है वो 2015 के एक्ट में संशोधन किया गया है। याद रखिएगा, 2015 के एक्ट में संशोधन किया गया है और जो नया एक्ट आया है भारतीय बीमा कंपनियों विदेशी निवेश संशोधन नियम 2021, इसमें संशोधन करके यहाँ पर ये जो 49% को बढ़ा करके 74% किया गया है। अब इससे पहले जब संशोधित हुआ था 2015 की बात अगर हम करें तो 2015 में 25% से बढ़ा करके 49% किया गया था, 25 से बढ़ा करके 49% किया गया था। अब उसी FDI को बीमा क्षेत्रों में 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है। बार बार बीमा क्षेत्रों पर फोकस कर रही हूँ, तो याद रखिएगा सिर्फ बीमा क्षेत्रों की यहाँ पर बात हो रही है कि बीमा क्षेत्रों में FDI अब 49% से बढ़कर के 74% कर दिया गया है और इसके लिए एक नियम को अधिसूचित किया गया है। FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और इसके साथ साथ में वित्त मंत्रालय की बात करें, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं निर्मला सीतारमण जी। अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो राज्य मंत्री के पद पे हैं, और निर्मला सीतारमण जी जो है कैबिनेट मंत्री हो जाती हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।